नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिसका जो जर्नी है इट कोइंसाइड्स विद द जर्नी ऑफ इंडिया। ही इज एन एक्लेक्टिक, अ फिलोसोफर, एन एकेडमिक, एन ऑथर, अ पार्लियामेंटेरियन, अ डिप्लोमैट। कितने अवतार हैं इनके, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो युवा लोग हैं उनको जानना चाहिए कि एक शख्स इतना कुछ देश के लिए कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर करण सिंह जी की। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। आप लगभग मेरा ख्याल 4 बार तो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 4 ही बार राज्यसभा के रहे। और मैं भी आपके साथ था कई साल। 40 साल रहा पार्लियामेंट। हाँ, 40 साल 38-40 साल आप पार्लियामेंट में रहे और आप मंत्री भी रहे और आप डिप्लोमैट भी रहे। 89-90 में आप यूएस के डिप्लोमैट भी रहे। बट शुरू हम करते हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। जब 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन आपके पिताजी हरी सिंह जी ने, द लास्ट डोगरा रूलर, ने उस पर हस्ताक्षर किए। उस समय आप 14 साल के थे, लगभग 16 साल के थे। 16 साल के थे उस समय आप। तो उस समय की स्थिति क्या थी और ये कैसे हुआ? देखिए, हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर की परिस्थिति थी वो बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि पाकिस्तान से हमला शुरू हो गया था। जो कबायली थे वो महुरा तक पहुँच गए थे, हमारे स्टेशन जहाँ से बिजली आती थी। आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय व्हील चेयर में था। मुझे ये बड़ी देर से बचपन में तकलीफ रही है, तो मैं व्हील चेयर में था। आई वॉज नॉट वेरी सॉर्ट ऑफ एजाइल मोबाइल। तो मैं व्हील चेयर में था और उस दिन पिताजी ने दरबार किया। देखिए व्हाट अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये दरबार कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग पहुँच गए महुरा तक। ऐसे। तो उस दिन फिर हाहाकार मच गई सारे। और वीपी मेनन ने पिताजी से कहा कि देखिए आप जम्मू जाइए, क्योंकि अगर इन पिताजी को उन्होंने मार दिया या पकड़ लिया तो फिर इंस्ट्रूमेंट कौन से साइन करेगा। जी हाँ। तो वीपी मेनन के कहने पर हम लोग फिर जम्मू चले गए। उस दिन शाम को जम्मू चले गए। और दूसरे दिन ये 26 हम शायद गए, 25 को, 26 को फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन हुआ जम्मू, हमारे हरी निवास में। उससे पहले तो आपके पिताजी ने माना नहीं थे कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन करेंगे। हाँ, वो दरअसल दुविधा में थे। अगर आप देखें, आप तो आपने सब पढ़ा हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन किया उसके साथ उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को एक कवरिंग लेटर लिखी। जी हाँ। वो कवरिंग लेटर लोग पढ़ते नहीं है। क्या उसमें था? बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा, आई वॉज वंडरिंग विच ऑफ द टू डोमिनियंस टू ज्वाइन। अच्छा। और वेदर इट वुड बी बेटर फॉर माई स्टेट टू स्टैंड इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स विद गुड रिलेशन विद बोथ। I see. That was what he was thinking, but that is the letter he wrote to Mountbatten on the same date. अच्छा। और फिर कैसे परिस्थिति बनी? परिस्थिति क्योंकि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और कितनी दूरी पे थे पाकिस्तान के जो हमलावर थे जहां आप रुके? नहीं, हम तो जम्मू के नज़दीक नहीं थे, श्रीनगर के नज़दीक आ रहे थे वो। अच्छा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने उनको रोक के रखा था उड़ी में 48 घंटों के लिए। तो उसके बाद फिर ऐसी बात हो गई कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा भी मुझे मदद चाहिए। उन्होंने कहा हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप है ही नहीं हमारा हिस्सा। करेक्ट। तो इसलिए आप साइन कीजिए, पहले साइन कीजिए फिर मदद करेंगे। असली बात ये। हाँ। और ये बताइए कि चलिए वो तो साइन हो गया, और उसके बाद ये मैटर जो यूएन में रेफर हुआ, आपने कहीं कहा है कि वो दैट वाज अननेसेसरी, की जरूरत नहीं। वो देखिए, वो पंडित जी वाज, एज यू नो, ही वाज एन आइडियलिस्ट। तो उनको माउंटबैटन ने कहा होगा कि भाई, यू आर नाउ द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, व्हाई डोंट यू सेट एन एग्जांपल
let's go to the UN. It's an open and shut case. Correct. When we go there, they'll tell Pakistan to withdraw, not knowing कि एक बार UN में गए तो फंस गए. आज तक UN के एजेंडा के ऊपर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है. खैर वो तो अब बात हो ही नहीं सकती, प्लेबिसाइट तो हो ही नहीं सकती. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फंस गए ना हम. तो इस बीच आप युवराज थे. इस बीच में चला गया बम्बई. वहाँ ऐसी बात ही बताऊँ, मैं जम्मू में बैठा हुआ था, सरदार पटेल आए. उन्होंने कहा ये लड़का व्हील चेयर पे क्यों है. ने कहा भी 6 महीने से हम इसका कर रहे हैं. उसने कहा महाराज साहब आज आप बंदोबस्त करो, इनको अमेरिका भेजो इलाज के लिए, नहीं तो सारी उम्र ये व्हील चेयर पे बैठा रहेगा. आई वो बिग डेट टू सरदार पटेल. तब मुझे अमेरिका भेजा गया. अच्छा. रातों रात. अच्छा. फिर वहाँ 1 साल रहा मैं. 10.5 महीने एक ही हॉस्पिटल रूम में रहा. ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ. भाई ये तकलीफ कैसे हुई आपको? पता नहीं, हिप में मुझे कुछ, हिप जॉइंट में कुछ गड़बड़ होने लगी थी. अच्छा अच्छा अच्छा. तो वो डिटेरियोरेट हो रहा था. अब किसी को पता नहीं है क्या बात क्या थी, और दर्द हो रही थी. तो बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन करके उसमें आई स्टिल कैरी ए पिन 6 inches लॉन्ग फॉर लाइफ इन माई हिप. लेकिन उसके बाद by God's grace, you are like any young man. You have more energy than a young man. I even played tennis with a partner who could run. I played golf and all. I got over it. Although it was a very, you can imagine a boy of 16. Correct. I was 18 months in bed in plaster of Paris. Oh my God. I couldn't even turn by myself. एक्चुअली आपके पिताजी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे आपकी पैदाइश कैंप. वो तो पैदाइश की बात है. वो तो बहुत पहले की बात है. पहले की बात है. नहीं, ये बात हिस्ट्री में आनी चाहिए. वो इसलिए थे कि 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी. जी हाँ. तो पिताजी प्रिंसेस की तरफ से गए थे. जी हाँ. और फिरोज खान गए थे शायद मुस्लिम लीग की तरफ से. तो लंदन तो फॉगी था और अच्छी जगह नहीं थी, और फ्रेंच कोर्स तो कोर्ट हजूर तो कमाल था. तो उन्होंने एक नया होटल बना था मार्टिनेज, उसका सारा 3rd फ्लोर ले लिया. अच्छा अच्छा. तो माँ जी उनके नौकरानियाँ सब आ गए. तो मैं वहाँ पैदा हुआ. करेक्ट. अच्छा, फिर इसके बाद आप 1900. फिर मैं बताऊँ क्या हुआ. हाँ. मैं वापस आया मेरे ख्याल 1949 में. 18 साल की उम्र हुई नहीं मेरी. तो इन्होंने हमको भी बुला लिया दिल्ली. सरदार पटेल ने. हम गए तो उन्होंने पिताजी को बुला के कहा कि महाराज साहब हम चाहते हैं कि आप कुछ महीने स्टेट के बाहर रहिए. हो क्या रहा था, शेख अब्दुल्ला वाज कॉलिंग द शॉट्स. दैट्स करेक्ट. ही वाज गोइंग टू विन द प्लेबिसाइट फॉर अस. उसने इनको कहा होगा सेंटर को कि आई कैन नॉट विन द प्लेबिसाइट इफ महाराजा हरि सिंह इज हियर. और महारानी तारा देवी इज मोर डेंजरस ही सेड. तो वो तो गाँव की थी, तो वो तो जाती थी सबको, रेफ्यूजीज को कपड़े देना, ये देना, वो देना. कहते पिताजी तो दरबार में बैठे रहते थे, ये ज़्यादा. तो दोनों को निकलना पड़ा. अच्छा. इट इज़ शॉकिंग कि चंद महीने कहे, लेकिन अब उनकी अस्थियाँ वापस आई. 11 साल के बाद में अस्थियाँ ले आई. वो वापस कभी आने नहीं दिया. ओहो. 1965 से लेकर फिर 1977 फिर मैं बताऊँ ना. अभी पहले फिर जब वो गए, उन्होंने मुझे रीजेंट बनाया. अच्छा, पहले रीजेंट बना मैं एट द एज ऑफ 18. राइट. 3 साल रीजेंट रहा. एट द एज ऑफ 21 बाय देन दे गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. आई वाज इलेक्टेड सदर रियासत. यस. 3 times. That's in 65, no? That's in 62. 62, okay. 62 were elected सदर रियासत. तो रीजेंट, सदर रियासत, फिर वो गवर्नर बन गए. तो तीनों मैंने किए, सेम जॉब डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स. 18 साल वहाँ रहा. फिर मैंने फिर इंदिरा जी की हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे. पंडित जी तो मेरे मेंटर थे ही. तो मैंने इंदिरा जी से कहा कि भी मैं अब सारी उम्र यहाँ नहीं बैठूँगा. नया हिंदुस्तान जो बन रहा है मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ. और जवाहरलाल जी यूज्ड टू कॉल the exciting adventure of building a new India. That's right. I want to be part of that. नहीं आप बैठो. मैंने कहा नहीं. बड़ा जोर दिया मैंने. 66 में हमने कहा नहीं ठहर जाओ. 67 में जब इलेक्शन हुए
मैंने कहा इंदिरा जी अब तो मैं आ ही रहा हूँ, आप कहो ना। खैर मैं गया, मुझे उन्होंने सीधा कैबिनेट में ले लिया। You were the youngest cabinet minister. 36 years at that That's time. right, that's right. तो 10 साल में इंदिरा जी के साथ कैबिनेट में रहा। आप सिविल एविएशन के मिनिस्टर रहे, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर रहे, और मैंने वो 10 साल में बहुत कुछ देखा। उनका फाइनेस्ट आवर भी देखा, बांग्लादेश की लिबरेशन, और उनका डार्केस्ट आवर भी देखा, इमरजेंसी। तो कैसी थी आपके हिसाब से इंदिरा जी? कैसी? इंदिरा जी वाज अ वेरी डिसाइसिव लीडर, बट शी वाजंट ऑटोक्रेटिक। जो लोग कहते किसी को बात नहीं करनी देती, गलत। ऑन द कॉन्ट्री, ये गलत फहमी फैलाते हैं, बिल्कुल गलत फहमी। ऑन द कॉन्ट्री मेरी कुर्सी उनके ऑपोजिट आती थी, तो मुझे कई बार कहना पड़ता था चले आगे, बहुत देर हो गई। वो तो किसी को रोकती ही नहीं थी। But the impression given by those who were against the Congress party is that she was exceptionally autocratic. She was not autocratic. In the parliament, in the cabinet, she was not autocratic. That's definitely. Oh, I see. And you attended I so was many. there for 10 years. Correct. So she never sort of forced people to speak. And she allowed cabinet meetings से चर्चा होती थी, हर खूब चर्चा होती थी। वो किस पे रिलाई करती थी वो अक्सर? हक सर पे। पीएन हक सर उनके मेन सलाहकार थे। ये तो कश्मीरी पंडित भी थे उनके। जी हाँ। और वो आदमी भी बहुत समझदार थे। वो वैसे डीपी धर उनके सब कश्मीर, टीपी धर उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे मेरे साथ, पीएन धर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आर.एन. कौ इसके रॉ के चीफ थे, टी.एन. कौर, सब कश्मीरी पंडित थे बहुत सारे। तो मगर वो हक्सर के ऊपर ज़्यादा करती थी। आपने डिग्री की पॉलिटिकल साइंस की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर आपने पीएचडी की ऑन फिलोसफी औरबिंदो की फिलोसफी पे। ज्वाइन करने से पहले मैंने 52 में एमए प्रीवियस किया, 53 में एमए फाइनल किया। उन दोनों में फाइनल प्रीवियस होते थे। हाँ। फिर उसके बाद मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। आई वॉज अंडर ग्रेजुएट व्हेन आई बिकेम सदर रियासत। मैंने पहले ग्रेजुएशन की JNK यूनिवर्सिटी से, और विच आई वाज चांसलर। वो भी अद्भुत था। देन आई सेड आई गो टू दिल्ली। तो दिल्ली में फिर मैंने PhD भी की, श्री अरविंदो, द पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरविंदो। एंड यू नो कपिल, दिल्ली यूनिवर्सिटी दे अमेंडेड देयर स्टैट्यूट्स फॉर मी। Oh, I see. Because I couldn't attend classes, I was head of state there. That's correct. तो उन्होंने ये किया कि if the chancellor of a sister university wants to take a degree, he can be exempted from attending classes, but has to come to take the examination. Oh, I see. So that was the significance of your importance in the context of the polity of India and the importance of Kashmir. That's also. But anyway, ये बताइए कि how did you get attracted to the philosophy of Aurobindo? इसी मुझे philosophy का शुरू से बहुत शौक था. I started off with Plato, oddly enough. Plato's Symposium is something you must read if you've not read it, or reread. लेकिन प्लेटो के बाद I came on to Upanishads. उस वेदांता के तो आप माहिर हैं। हाँ, उपनिषद का वेदांता। हाँ, करेक्ट। तो वो तो मेरा प्रिय सब्जेक्ट बना। श्री अरबिंदो का he had written some commentaries on the Upanishads. तो दिलीप कुमार रॉय थे, famous singer, he was a very dear friend. उन्होंने मुझे Among the Great करके उनकी एक किताब थी, Interviews with 5 leading Indians, Rabindranath Tagore, Jawaharlal Nehru, who else was there? Sri Aurobindo, Romain Rolland, and somebody else. So वहाँ मैंने पढ़ा श्री अरबिंदो के बारे में उनकी किताब। वो मैंने भी कोशिश की अरबिंदो के बारे में पढ़ने में। His concept of transformation of man to mind to super mind मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है उसको समझना भी। बड़ा कठिन है। हाँ, तो ये मुझे अभी आप समझाइए जरा कि फिलॉसफी समझाऊंगा। तो सारा लेक्चर आपने तो PhD की है उस पे। नहीं, उनकी मैंने तो पॉलिटिकल थॉट पे की। अच्छा। I couldn't shift to philosophy because MA मेरी political science में। Because his philosophy I can't understand. His philosophy is very complex. Very complex. And it revolves. He is an evolutionary philosopher. Correct. Yoga karo. Like Teilhard de Chardin in the West. Correct. And he feels that the human race is only an intermediate creature. That's correct. Between the animal
Yes. and the divine. And there is an element of integrity. And if you are able to do that, you can cooperate with the process of evolution and hasten it. That's right. And then become from a mind, you become a supermind. Supermind and man to superman. When I tried to figure out his thoughts, but I just couldn't associate myself with those thoughts. But anyway, आप तो वेदांता के भी माहिर हैं. वेदांता का तो उपनिषद बहुत ही पसंद है. Gita is not so much. Vedas, you see, Vedanta means the Upanishads. That's right. Veda के पहले तो there are the hymns, right. Then there are the Aranyakas, then there are and then there are the Upanishads. Correct. They are the wisdom of India. That's true. They are Shruti, that which is heard. Superior. Gita even is a Smriti. Gita is a derivative text from the Upanishads. That's correct. But the Upanishads are the real text. That's what I lecture about around the world and around India. But how do the Upanishads, in the context of Vedanta, the elements of Brahman and Atman? Oh, yes. Well, you see, the moksha and dharma. These are the concepts. These are very interesting. I can. You tell us, because people would like to listen to you. You see, the thing is that the two basic concepts of Vedanta are the all-pervasive Brahman. That's correct. All-pervasive. And the amsha of that Brahman, or the reflection, if you like, or the particle of that Brahman in each human being, which is the Atman. Correct. So Brahman and Atman. And the whole point of the spiritual quest is to join these two. Yoga comes from the same root as a word to join. Yoga is joining. Now there are many ways of joining. There is the Jnana Yoga, which is the way of intellectual inquiry, reading scriptures and Upanishads. There is the Bhakti Yoga, which is the way of the heart, which is the devotion That's to right. the deity. And we have such a magnificent array of gods and goddesses. We can choose whichever one we like. Correct. We're the only religion which gives a choice. As far as I'm aware, no other religion says you can choose whom you want to worship. Absolutely. They say, no, this is the one. Mostly are monotheistic. आप जितने मर्जी आप जिस चुन लीजिए. So, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga is the way of the arms. That's right. Not any karma, dedicated to the divine. Dharma. Karma dedicated to the divine. Right. That becomes Karma Yoga. Phir moksha. And then Raja Yoga, the breath. These are the four mechanisms of joining the Atman and the Brahman. Fascinating. And the Gita is separate. The Gita has a totally different. और आप तो मतलब कि संस्कृत के शोध ऐसे सुनाते हैं. पता नहीं आश्चर्य आपको होगा कपिल मैं कभी संस्कृत नहीं सीखा. अच्छा. न स्कूल में न कॉलेज में न आपकी मेमोरी इतनी जबरदस्त है. पता नहीं मुझे जो सुनाई देते हैं फिर मुझे याद रह जाते हैं. Wow, that's amazing. ये भगवान की कृपा है. That's absolutely amazing. But how did you sort of आप फिलोसफी भी पढ़ते हैं, आप इतने इक्लेक्टिक भी हैं, फिर आप पॉलिटिशियन भी हो गए. फिर देखिए ना 67 में जब मैं गया तो मैं ऑटोमेटिकली कैबिनेट में चला गया. एग्जैक्टली. तो तब तो पॉलिटिशियन तो बनना ही था. उसके बाद भी फिर आपने मेरे ख्याल चंद्रशेखर के नीचे भी तो काम आपने किया. नहीं, फिर उसके बाद मैं 4 बार जीता. फिर उसके बाद मैं 12 साल बाहर रहा. फिर वापस आया जो सोनिया गांधी थी. उन्होंने कहा. तो उन्होंने कहा कि will you fight the election against Atal Bihari ji? I said I will. Yes, I remember that. I remember that. फिर आप 2000 से 2018 तक आप राज्यसभा में थे. 2006, 2018 साल आप रहे. पूरे 3 टर्म उन्होंने. मुझे याद है. मैं आपके साथ बैठता था उस समय. But that's आप भी बैठते थे साथ. And you gave such wonderful speeches. And ये अब्दुल कलाम के बाद. अच्छा. एक वैकेंसी थी तो उसमें नाम भी मेरा पुट फॉरवर्ड किया सोचा. अच्छा. लेकिन वी वर डिपेंडेंट ऑन द लेफ्ट फ्रंट. तो लेफ्ट फ्रंट ने कहा देखिए जी वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री, हाउ कैन वी इलेक्ट अ महाराजा एज प्रेसिडेंट. अरे क्या है बताइए. मोस्ट अनफॉर्चुनेट. कोई हर्ज नहीं, क्या करना था मेरे पास. नहीं वो ठीक है. दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड दोस आर इवेंट्स इन लाइफ. लोग चाहते थे कि बनना. विद योर टैलेंट एंड विद योर breadth of knowledge or your 5 ही साल रहना था ना वहाँ.
एग्जैक्टली। कितने प्रेसिडेंट हुए, कौन किसको याद रखता है? नहीं याद माँ रखते। साहब, डॉक्टर ऐसी बात नहीं। राजेंद्र बाबू, हम राधा कृष्णन डॉक्टर जी को राधा याद रखते कृष्णन हैं। हाँ, एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद फ्रैंकली, रखते हैं। ये तीन जो थे, ये मुझे, एंड आई वर्क विद ऑल ऑफ देम। यू वर्क विद ऑल ऑफ देम। फिर आप बताओ, दैट यू आल्सो गॉट इन्वॉल्वड इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। 89-90 में आप एम्बेसडर थे यूएस के। राजीव गांधी ने मुझे सडनली कहा कि भी आप वहाँ अमेरिका में हमारा कुछ नहीं है, आप जाओ, और हमारी एम्बेसी खाली है, आप अपनी आर्टिफैक्ट्स और क्यूरियोज वगैरह सब ले जाओ वहाँ, ताकि अच्छा। कुछ लगे। हम गए। अब क्या हुआ, दुर्भाग्य से 6 महीने के अंदर राजीव लॉस्ट द इलेक्शन। That's right, that's right. I was a political appointee. I couldn't stick on, so I had to resign. I came back. I told Rahul, look, I'm going to Rajiv. He said, no, I've heard such good things about you. If they want you to stay, please stay. They didn't want me to stay, so I left. 6 Unfortunate. महीने रहा सिर्फ वहाँ. Unfortunate. But I enjoyed it nonetheless. That's true. But tell me now, this is your personal life, and, हाँ. your journey actually of your personal journey is like the journey of India, really speaking. More or less, because More or less. I'm older than India. That's right. So that's wonderful. But ये बताइए मुझे कि अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कश्मीर की। हाँ. अब कश्मीर में पाकिस्तान तो जो कर रहा है वो जो कर रहा है, लेकिन आपके हिसाब से बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि आपने पब्लिकली बोला है कि बातचीत होनी चाहिए। खैर, जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान से वैसे मैं चाहता था कि टॉक्स हों, लेकिन इस किस्म की जो हरकतें करते रहते हैं ना, वो उससे टॉक करना बड़ा मुश्किल। तो फिर सुलझेगा कैसे मामला? ये देखिए, सुलझा हुआ एक तरीके से, अब एक परिस्थिति बन गई है। हम नहीं मानते उसको, हम अभी तक कहते नहीं वो गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, वो नहीं मानते हैं, वो कहते नहीं अभी तक प्लेबिसाइट होना है। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो मोर और लेस वी आर सिटिंग इन आवर ओन एरियाज। सो आई डोंट सी एनी इमीडिएट unless, for example, this 4-day war was quite unnerving. I know that. हमारे सर के तो ऊपर वो ड्रोन जाते थे, बिल्कुल। श्रीनगर भी और जम्मू भी। तो गनीमत है कि बंद हो गई। ट्रू, बट ये कह रहे हैं कि तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी जारी है। वो तो कह ठीक है, कहने की बात है, जारी तो हमेशा रह सकती है। और एक बात और मैं कह दूँ इस मौके पे, हमें ट्रंप को बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए था, हमें ये कहना चाहिए था, देखिए हमारे से तो कोई बात हुई नहीं, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान से बात की हो, उनको मजबूर किया हो, इसलिए तो क्रेडिट देते ना हम। हमने बिल्कुल कह दिया नहीं, उनका हाथ ही नहीं आती। तो उसका नतीजा भी बड़ा, वो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि मतलब ही इज वाइंग फॉर द नोबेल प्राइज, और हम उसी को काट रहे हैं। 30 बार उन्होंने कहा, 30 बार हमने कहा। वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिप्लोमेसी में हम चूक गए। बट अब हमने कह देते कि हमारे पे, क्योंकि बिकॉज यू अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी। अब आज के दिन, जैसे मेरी अपनी राय है, आप इत्तेफाक भी रख सकते हैं कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि वी सीम टू बी आइसोलेटेड नाउ। दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन। ये तो कहना जरूर है कि जब लड़ाई हुई तो कोई एक देश हमारे हक में नहीं आया। आश्चर्य की बात तो कपिल ये है कि भूटान और नेपाल भी नहीं खड़े हुए। जी हाँ। वो दो तो हम अपने ख़ास समझते थे, वो भी नहीं सामने आए। तो खैर, आप चीन के नज़दीक आप हो नहीं सकते, अमेरिका से दूरी हो गई, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? रशिया के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध। रशिया तो फिर अमेरिका के साथ भी जुड़ा, चाहे चीन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, बड़े अच्छे से, और पाकिस्तान के साथ भी। चीन के साथ में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो कैसे करें? बातचीत करें, कुछ कारोबार। वो तो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दोनों फ्रंट के ऊपर लड़ाई है, हम नहीं कर सकते। माफ़ कीजिए, मैं अपनी इंडियन आर्मी का हूँ, ऑनरी मेजर जनरल हूँ। अच्छा। मुझे आर्मी के बारे में बहुत गर्व है, लेकिन हम 2 फ्रंट पे नहीं लड़ सकते। जी हाँ। इसलिए एक फ्रंट तो हमें करना चाहिए। अब पाकिस्तान वाले तो मानेंगे नहीं आसानी से, क्योंकि उनकी तो नज़र कश्मीर पे है, इस्लाम के नाम पे। इसलिए चीन के साथ कुछ ना कुछ हमें फिर से संबंध बनाने चाहिए। मैं समझ, इधर बांग्लादेश से भी बड़े संबंध खराब हो गए, तो वहाँ भी तो ओवरनाइट।
कितना कुछ किया हमने बांग्लादेश के लिए। Correct. जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो कितनी खुशी लोकसभा में हुई बिल्कुल बिल्कुल। जब इंदिरा जी ने अनाउंस किया। तो ये जो आप हम कहते हैं कि पीओके हमारा, वो तो है ही है हमारा, और उस पे हम टेक्निकली तो हमारा है, वो तो है, उसमें कोई शक अब नहीं। लेना अब चीन वहाँ बैठा हुआ है, अक्साई चीन से, चीन पे चीन बैठा हुआ है सक्षम वैली में। हाँ, तो क्या मतलब कि ये कहने की बात तो जरूर है, जैसे आपने तो वास्तविकता तो यही है ना कि आज के दिन हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, और ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है उसी को हम अच्छी तरह से देखें। जी हाँ। कश्मीर वादी तो हमारे साथ है। नहीं, बट वो उसके लिए भी हमें इंटरफेस डायलॉग नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा आपके हिसाब से? होती है इंटरफेस डायलॉग। जम्मू कश्मीर में तो वैसे हिंदू मुसलमान के ताल्लुकात तो अच्छे ही रहे हमेशा। हालांकि इस वक्त 47 में जब सारा मुल्क जल रहा था तो गांधी जी ने कहा अगर किरण कहीं से आती है तो कश्मीर से आती है। जी हाँ। कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। जी हाँ। लेकिन to give credit to Sheikh Abdullah, although he was my opponent later, he stood with India. That's true, no doubt about it. उन्होंने अपनी वो बनाई फौज जैसे डंडे लेके कि अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। That was very important. उनकी सपोर्ट से हाँ, पाकिस्तान की बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों तरफ से हमें प्रेशर है। It's not a good situation to be in. Exactly what I'm saying is डिप्लोमेसी में ऐसा हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं। नहीं, रास्ता तो खैर है ही है। रास्ता यही है कि एक तो रूस के साथ फिर से संबंध कर लो। आपको याद होगा बांग्लादेश से पहले इंदिरा गांधी ने रूस के साथ इंडो रशियन ट्रीटी की थी 1972 if I remember. हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरा हमें चीन के साथ थोड़ा बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस करके। बस वो तो हमारा मैकेनिज्म ऑलरेडी है to we have a haven't dialogue. Actually used that We have mechanism. not used that mechanism very often. Whether it can bring any result or not, I cannot say. But China may be also rethinking the situation. I'm not sure. Now you have been deeply interested in both education and health. Yes. ये तो आपका मतलब Education particularly. you think that जब तक शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल सुधार नहीं आएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य यही दो चीजें हैं जिससे कोई भी सभ्यता बढ़ती है। अगर आपके ख्याल से क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द अर्लियर सिचुएशन। That's right. लेकिन उसको आगे चलाना पड़ेगा क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है। कपिल, आप तो जानते हैं, अब कोई पता नहीं लगता कि ऐसे लड़के ने लिखा है या मशीन ने लिखा है। तो इसके लिए तो अध्यापक क्वालिफाइड होने चाहिए। उनको भी क्वालिफाई करना पड़ा। और वो तो अध्यापक तो पुराने लगे हुए हैं। किस किस्म के अध्यापक आज भर्ती हो रहे हैं मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है वो अपने सब्जेक्ट में भी जो पढ़ाना चाहते हैं उसमें भी वो माहिर नहीं है। अब ये पता नहीं अब क्या परिस्थिति है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे खबरें आती हैं, बाहर से भी आती हैं, कुछ ऐसे लोग को बैठाया। एनीवे वो बात विवादित बात हम नहीं करेंगे आज के दिन, लेकिन जो हमारी NEP है वो पेपर में तो ठीक है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट करने की जरूरत। हाँ, तो क्योंकि NEP में बड़े अच्छे कस्तूरी रंगन मेरे अच्छे मित्र थे। जी हाँ। मैंने भी उनको इनपुट्स दिए उसके बारे में, तो अच्छी रिपोर्ट है। और स्वास्थ्य में भी यही हिसाब है कि आज के दिन स्वास्थ्य में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। और एम्स में उस दिन बारिश हुई तो एम्स में फ्लड पानी, मतलब कि, और दीज आर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। तो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। बहुत ध्यान देना। मैं तो समझता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो तो सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। रक्षा तो है ही है, डिफेंस वगैरह, लेकिन ये दो बड़े जरूरी हैं। अच्छा ये बताइए, आप यूनेस्को में भी रहे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनेस्को, 8 साल आप यूनेस्को रहे, तो वहाँ आपको क्या, व्हाट वाज द इम्प्रेशन यू गॉट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल? वहाँ यूनेस्को ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। फॉर एग्जांपल हेरिटेज जो उन्होंने बनाए हैं, इंडिया के बहुत सारे उन्होंने हेरिटेज लिए हैं, टेंजिबल भी और दूसरे भी, यानी बिल्डिंग्स भी लिए हैं, ऋग्वेद भी लिया है, इस किस्म का लिया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूनेस्को। आपकी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रही 8 साल? हमने सब उनसे बातें करते हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं DG के साथ।
इरिना बोकोवा थी, वो बल्गेरिया की थी। तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे और हमने इंस्टीट्यूट बनाई दिल्ली में, दी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड पीस। वो अभी भी दिल्ली में यही है, इसी शहर में है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसमें सुनाई ज़्यादा किसी ने सुनाई नहीं देता। मैंने बनवाया वो यूनेस्को को, द फर्स्ट ग्रेड 1 इंस्टीट्यूशन इन एशिया। That's right. I remember that. MGIEP, I remember उसका मैंने बहुत काम किया, अध्यक्ष रहा मैं उसके कई साल। आजकल पता नहीं क्या बात है, कोई उसकी जिक्र नहीं आता। अब जो मैंने छोड़ा उसको जिक्र नहीं आता। ICCR का enjoyed it so much. Exactly. 9 years में प्रेसिडेंट था, बड़ा मजा आया था। हर हफ्ते हम करते थे कार्यक्रम, आपको याद है? अब वो सडनली वो अध्यक्ष ही नहीं है, मैंने सुना। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च में भी यही प्रॉब्लम। हाँ, उसका पता नहीं, बट ICCR में कोई अध्यक्ष ना होना तो कोई अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या बात है। ये तो हमारी सॉफ्ट पावर है। बिल्कुल, इसको तो बल्कि ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और आप एक समय टूरिज्म के भी मिनिस्टर रहे, नहीं? टूरिज्म टू बिगिन विद, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, है ना? तो टूरिज्म कश्मीर में क्यों नहीं, मतलब इस साल तो तबाही हो गई जम्मू कश्मीर में पहलगाम की वजह से। इस साल तो पहलगाम की वजह से सब कैंसिलेशन हो गए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ कश्मीरियों का, क्योंकि कश्मीरी 6 महीने कमाते हैं और 6 महीने खाते हैं। जी हाँ। तो कमाई यही होती है, चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे शिकारा वाला हो, सब टूरिज्म पे निर्भर है। तो अगर पहलगाम होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी होटल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो टूरिज्म बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, आधी पड़ गई है। हम खुद एक चलाते हैं तो हमें करोड़ों रुपए का नुकसान तो मुझे व्यक्तिगत हुआ है। अच्छा, क्योंकि अब तो फिर सुना है कि टूरिज्म अभी तक तो उस लेवल के तो लोग आ नहीं रहे, थोड़े बहुत आ रहे होंगे, लेकिन जैसे आते थे वैसे नहीं आ रहे। पर जम्मू कश्मीर की जनता देखो, पहलगाम हुआ तो एक स्वर में खड़ी रही, कश्मीरी जनता खास तौर पर। कश्मीरी जनता खास तौर खड़ी रही, कश्मीरी जनता पहली बार बाहर निकली। ये मौका नहीं है हमको, यहाँ केंद्र की सरकार को, कि ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और इन जो आज के दिन, अगेन ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आप इत्तेफाक कर सकते हो उससे, कि जब तक आप जम्मू कश्मीर में ट्रस्ट नहीं पैदा करोगे विद द लोकल पॉपुलेशन, तब तक आप। देखिए, इलेक्शन तो बड़ी अच्छी हो गई, इलेक्शन जो हुई जी, वो तो बड़ी अच्छी बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिल्कुल निष्पक्ष, फ्री फेयर इलेक्शन हुई। बिल्कुल, इलेक्शन से एक गवर्नमेंट निकल आई, लेकिन इस वक्त वो उमर बेचारा क्या करेगा, पावर ही उसके पास नहीं है, पावर गवर्नर के पास। आप कहते रहे हैं कि स्टेटहुड देनी चाहिए, हम कहते रहे स्टेटहुड देनी चाहिए। अब तो कह रहे हैं, याचिका किसी ने डाली, उन्होंने कहा कि देखो जम्मू कश्मीर की तो स्थिति ऐसी है। ये पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि we must keep Pahalgam in mind. What does that mean? Does that mean that they are going to decide whether we become a state or not? I know. ये तो हमारा इंटरनल मामला है भारतवर्ष का। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अब ये बताइए कि संविधान में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये कैसे हो सकता है? किसी के गले से नहीं उतरी। अच्छा, ये बात हमने बहस करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बात, बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, उन्होंने क्या कहा? मुद्दा ही नहीं लिया। बोले कि अभी सोलिसिटर जनरल की स्टेटमेंट है कि कुछ ही अरसे के बाद हम इलेक्शन करवा देंगे। अब वो बात, इलेक्शन तो करवा दी उन्होंने, करेक्ट, स्टेटहुड भी कहा नहीं, फिर वो फैसला करना चाहिए ना उनको कि क्या आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हो। ऐसे ये फैसला आज तक फैसला नहीं किया, तो करना चाहिए था उनको। ये प्रॉब्लम आती है जब कोर्ट चूक जाता है, अहम फैसला करने का जो करने होते हैं नहीं करता, तो फिर वो पैदा होता है लोगों के शक में कि ये सरकार के साथ चल रहा है कि स्टेटहुड नहीं देना चाहते। तो पता नहीं क्या बात है, जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में डिमांड है ये, हमें जल्द से जल्द जायज़ डिमांड है। देखिए, ये रियासत जो मेरी थी, मेरे पिताजी की सबसे बड़ी रियासत थी अंग्रेज़ों के राज में। इट वाज लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया। करेक्ट। और सब कहते थे भाई मुकुट है, भारतवर्ष का मुकुट है। अब मुकुट क्या, अब तो हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे हो गए हम, यूनियन टेरिटरी हो गए। बट ये जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ कैसे? कर
हस्ताक्षर तो हो गए, लेकिन आपको मालूम है कि 2 प्रिंसिपल्स थे, एक कंटिग्विटी का प्रिंसिपल जी, कंटिग्विटी का प्रिंसिपल हाँ, और एक पॉपुलेशन का प्रिंसिपल। तो कंटिग्विटी का तो प्रिंसिपल था नहीं, तो हुआ कैसे फिर ये? पठानकोट से सड़क बना दी, हाँ, तो कैसे हुआ? वो तो नेहरू जी की वजह से ही हुआ। नेहरू जी की वजह से हुआ। अगर नेहरू जी ऐसा नहीं करते तो जम्मू कश्मीर कभी इशू में आता ही नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी तो मुस्लिम थी वहाँ, हाँ, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती ना। तो जब नेहरू जी की वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान, एक जो यूनाइटेड नेशन में जाना जरूरी नहीं था। हाँ, वो दैट आई एग्री विद यू, दैट आई एग्री विद यू। वो उस समय जैसे परिस्थितियां ऐसे बनी बन और गई। माउंट बैटन साहब ने कहा कि हाँ, कि देखिए, चलो जी आप आइए। लेकिन उसका तो देखिए उसका तो कोई असर तो है नहीं आज के दिन, क्योंकि हम असर यही है कि सीज फायर जब हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान उनके पास था। वो तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता जो सिचुएशन है उसमें तो बदलाव हो नहीं सकता ना आज के दिन, चाहे वो रेजोल्यूशन है या नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आपको मालूम है उस रेजोल्यूशन के अंतर्गत उनको खाली करना पड़ेगा अपना सारा। हाँ, तो वो तो वो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं हाँ, किया। तो हो ही नहीं सकता, वो तो बात खत्म, Operate ही नहीं एकेडेमिक किया हो गई, एकेडेमिक हो गई। अब तो हमें किसी तरीके से प्रयास करना है उसका कि पहला क्लॉज ये था कि पाकिस्तान विल विथड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स एग्जैक्टली एंड देन एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंडिया में कंसीडर डूइंग दैट। एग्जैक्टली लेकिन चलो वो जो हो गया सो हो गया। हो गया, सब गया, उसका तो कोई। लेकिन एज यू सेड हमारे चुनाव बड़े अच्छे हुए, लेकिन चुनाव के बाद भी अभी पूरी लोगों को ये नहीं लग रहा है कि हम अभी तक पूरे स्टेट हैं, क्योंकि है ही नहीं। नहीं, एक ये भी बात है, एक दूसरी बात आपसे मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। जब स्टेटहुड मिलती है तो निश्चित रूप से जो भी सत्ता में आता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि अपने प्रदेश की सुरक्षा रखे, और जो इन्फॉर्मेशन जो आतंकवादियों की है, मैं समझता हूँ वो उनको मिलती रहती है। लेकिन जब इस तरह से गवर्नर रूल हो और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को जब सिक्योरिटी मीटिंग्स हो उसमें शामिल ना किया जाए, नहीं ना, तो इन्फॉर्मेशन गवर्नर तक कैसे पहुंचे? वो तो पहुंच ही नहीं पाएगी। हाँ, एडिशनल पहुंचते अगर वो होते तो ठीक है ना। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन तो इधर से उधर से मिलती रहती है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं कभी। तो आतंकवाद का मुकाबला करना भी जरूरी है कि स्टेट सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर रिलाई करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो जनता की जो आवाज़ होती है वो समझना चाहिए। करेक्ट। उससे और उसमें अब जब ट्रस्ट पैदा होगा तो जनता अपने आप को बताएगी कि यहाँ से खतरा है। हुआ ना यही 1962 में यही हुआ, जो आए थे वहाँ से आतंकवादी को बताया उन्होंने। जी हाँ। तो ये मेरा ख्याल एक हम चूक कर रहे हैं। स्टेटहुड का ऐलान कर देंगे, इलेक्शन करवा देंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, और फिर तालमेल करके हम आतंकवादियों का मुकाबला, क्योंकि आतंकवाद तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं होने वाला। नहीं, ख़त्म तो कभी होगा नहीं, ये कंट्रोल में आ सकता है। हाँ, एग्जैक्टली। कंट्रोल में तभी आ सकता है कि आप सब मिलके करें। सब मिलके करें, और वो हो नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात, अब एक और अलग बात पे हम आते हैं कि जो आपने कई बार इंटरफेथ डायलॉग की बात की। जी हाँ, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और कोई एक रिलीजन की अहमियत नहीं होनी चाहिए, ये आपने पब्लिकली बोला भी है। तो आज के दिन आपको क्या लगता है? नहीं, एक मैंने तो यही कहा, आपने शायद देखा नहीं होगा, मैंने संसद टीवी के लिए एक प्रोग्राम एंकर किया, एकम सत। करेक्ट। ऋग्वेद का वाक्य है एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। करेक्ट। तो एकम सत से मैंने क्या किया, पहले तो हिंदू धर्म के बारे में स्वयं बोला, वेदांत के बारे में, फिर मैंने हर धर्म का एक एक्सपर्ट खड़ा किया वहाँ। अच्छा। जितने हमारे धर्म हैं 11 के 11 सबके वहाँ उन्होंने हमने ये इसे संसद टीवी के लिए किया। तो इंटरफेस मूवमेंट से मैं बड़ी देर से जुड़ा हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और अभी मेरी संस्था है टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फोरम। तो ये आपको याद होगा 1893 में शुरू हुआ था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो, जहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे और जिनका बड़ा प्रभाव पड़ा था।
फिर 100 साल के बाद 1993 में दोबारा हुआ, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया और अब 5 साल होता है। तो उसमें ये हमारी संस्था भी है, यहाँ भी हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ ढीला पड़ गया है इंटरफेस मूवमेंट। क्यों आपके सब लोग ज़्यादा एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एनवायरनमेंट का मतलब? एनवायरनमेंट, ये नेचर वगैरह, ये climate change and so on. Even the interfaith enthusiasts and experts have moved toward the environment now. No, but I think interfaith is necessary in the context of the realizing our constitutional values. बिल्कुल, It is very necessary. Those are, sorry. मैं कहने वाला था कि जहाँ तक environment है, उसमें भी मैं 1972 में इंदिरा जी के डेलीगेशन में था स्टॉकहोम। अच्छा, जब पहली बार ये शुरू हुआ, I see. फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, आई वाज देयर। Oh, I see, oh, I see. मैं आपके एक स्पीच 2018 के आपकी फेयरवेल स्पीच, आपने उपनिषद को कोट किया। I'll quote what you said. Let us work together. Let us be nourished together. Let us achieve together. Let there be no hatred between us, emphasizing unity. So these are the values. And you also said, let us introspect and avoid polarization, contentious issues. But I made the general point. That's correct. सहनावतु सहनवभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। May there be no hatred between us. That's correct. नहीं, but that's what you. हजारों साल पहले ये हमारी सभ्यता है. This is our civilization. और ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है। बिल्कुल बिल्कुल. And you are a symbol of that civilization. You symbolize I it. try my best. You symbolize it. You are the one who have always upheld the values for which we came together as a nation. And this is. But I have great faith in the nation. I don't. No, I'm we all not have. one of those who feels that अब नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेशन भारतवर्ष का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बिल्कुल 100%। कठिनाइयाँ होंगी बीच में। 100% होगा। मैंने तो देखिए जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक सारे प्रधानमंत्रियों से मैंने व्यक्तिगत बातें की। जी हाँ, जी हाँ। एक एक को मैं जानता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि हर एक ने अपने विचार से देश की बेहतरी के लिए काम। कोई किसी मतभेद हो बात और है, जवाहरलाल जी का लोग मतभेद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले जो संभाला, उन्होंने सरदार पटेल ने, अगर वो दो नहीं होते तो वाकई जो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमारे जाने के बाद 20 टुकड़े हो जाएंगे, हो जाने थे। देखिए दोनों से वहाँ प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, And they had complete faith in each other. ये भी तो बात तभी हुआ। ये जो मतभेद करते हैं ना कि भाई नहीं, it is all. There's a slight difference. You see, Jawaharlal ji was heading the socialist group in the Congress. Correct. Sardar Patel was heading the conservative group in the Congress. That's right. तो वो तो थोड़ी कांग्रेस में सभी ग्रुप्स थे तो ना? हज़ार ग्रुप थे। जी हाँ। But there were no major divergences. There were ideological divergences. As in even now, I don't know. I've more or less lost touch with the Congress. So I have no idea what's happening. उसके बारे में तो आज चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, छोड़ दें। हम कोई ये ऐसा प्रोग्राम है where we want to show the people of this country, especially young people, युवा लोग जो हैं, कि ऐसे ऐसे शख्सियत हमारी देश में हैं जिनके मार्गदर्शन पे हम चलें। और युवा को बताना कि मैं 18 साल की उम्र से शुरू किया मैंने। Exactly. और आज आप 94 साल के हैं। 75 साल और आपकी मेमोरी वैसी की वैसी है। हाँ? ये तो शिवजी महाराज की कृपा जी, मैं उन्हीं का भक्त हूँ। नहीं, जैसे आप समझ लीजिए कि जो एक आइडियल सिटीजन होना चाहिए वो आप कहलाते हैं। आई डोंट नो, वो दावा नहीं कर सकता हूँ। और मेरे में भी कई कमजोरियाँ होंगी, लेकिन इसी के ये साथ जरूर मैंने प्रयत्न यही किया है। एक तो जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मैंने कभी तनख्वाह नहीं ली कभी। जी हाँ। 10 साल कैबिनेट मंत्री रहा, आई डिडंट ड्रॉ पेनी सैलरी। अपने घर में रहा। ये देखिए ना आजकल ICCR की तनख्वाह थी, ऑरवेल फाउंडेशन की भी तनख्वाह थी। आई नेवर ड्रू एनी सैलरी except when I was in America, because I didn't have dollars. Naturally. I had to draw my salary। Naturally. 6 महीने। Otherwise मैंने कहा भगवान की कृपा रही है, भारत माता से क्यों हम लें। सही बात है। हमें तो सेवा करना है।
बिल्कुल। और आपने सेवा की 75 वर्ष करे हो 75 गए। वर्ष की सेवा की, इसमें कोई शक नहीं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके Thank और आपसे बात करके। थैंक यू सर। हमारा पुराना संबंध रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.